तो लेट अस स्टार्ट बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में रहेगा क्या आपके पास, तो ये थ्योरी है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपकी बेस है कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, यानी कि ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसके ऊपर ये बेस्ड है। अब हमें पता है बेटा, हमें एक चीज़ का पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है कि बॉन्ड कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे एच और एच है, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने शेयर किया, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई, तभी बॉन्ड बनेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर फाउंड इन ऑर्बिटल्स। कहाँ पे, ऑर्बिटल्स। तो शेयरिंग कब होगी, जब ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, कंबाइन करेगा, एक फर्स्ट एटम का ऑर्बिटल और एक सेकंड एटम का ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास बॉन्ड बनता है। ये थोड़ी आपकी ये बोलते हैं मेनली, यानी कि यहाँ पे ये एस एच है, इसका ऑर्बिटल 1s में है, इसका भी 1s में है। तो जब दो 1s आपस में कंबाइन करेंगे, जैसे कि s की शेप स्फेरिकल होती है, दिस इज ऑर्बिटल ऑफ 1s, दिस इज ऑर्बिटल ऑफ 1s। तो आफ्टर ओवरलैपिंग, तो ओवरलैप क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, इसके अंदर आपके आ गए हैं। ठीक है जी, क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दोनों ने क्या किया, आपस में ओवरलैप किया और इस तरह से क्या बना लिया, उन्होंने बॉन्ड बना लिया। क्लियर। तो ये ओवरलैपिंग, ये क्या बन गया आपके पास, जो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग है ये कि आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है। क्लियर, इसी को बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। यही आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो ये क्या बोलता है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक। ठीक है जी, उसी टाइम क्या होगी, हमारे पास बॉन्डिंग हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दी गई है बेटा, आपकी थ्योरी को समझाया गया है, छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। अब होता क्या है बेटा कि एक मॉलिक्यूल में क्या है, हमारे पास लेट अस कंसीडर हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक ए मॉलिक्यूल है और एक बी मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब ए है, उसके न्यूक्लियस रहेगा और उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, रिप्रेजेंट कर दिया उसको एच से। ठीक है जी, तो ये मेरे पास सेकंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ए और बी। तो इसके न्यूक्लियस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच से, और इसके इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ई से। सिमिलरली बी मॉलिक्यूल, बी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल नहीं सॉरी एटम, तो उस एटम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एच बी से, उसके इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या, ई बी में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, इतना कि आप पढ़ो और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ज़्यादा मैं आपको गहराई में नहीं लेके जाऊंगा इसकी, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही बताऊंगा। तो एक एच ए और इसके इलेक्ट्रॉन ई ए, एच बी और इसके इलेक्ट्रॉन ई बी। एक बात देखो बेटा कि जब आपके दोनों एटम दूर दूर हैं, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे कौन कौन से अट्रैक्टिव फोर्स या कौन कौन से रिपल्सिव फोर्स होंगे। देखो, जब दोनों एटम, ये 1s है, एच ए है, ये एच बी है, ठीक है जी, तो उस टाइम पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कौन कौन सा होगा, जब एटम क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो उस टाइम पे एच ए और ई ए, इन दोनों के बीच में ही क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। और एच बी और ई बी में क्या रहेगा, इन दोनों के अंदर अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, और तो कोई फोर्स नहीं होगा यहाँ पे। एच के खुद का न्यूक्लियस है, खुद के इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है। लेकिन जब ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो वहाँ पे नए फोर्स डेवलप होंगे। कौन कौन से फोर्स अब वहाँ पे डेवलप होने वाले हैं, देखो। ठीक है, ये तो पुराने हैं, अब मैं इनको भी कंप्यूट करके इंक्लूड करके आपको फोर्स बताऊँगा जब रहेंगी। तो उस टाइम हम मान के चलते हैं सिर्फ यही फोर्स थे, अट्रैक्टिव फोर्स। जब दोनों नज़दीक आए तो वहाँ पे कौन कौन से फोर्स हो गया, टोटल फोर्स कितने हो गए बेटा। तो मैं पहले लिखता हूँ अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से हो गया, जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो कौन कौन से हुए हैं। तो बेटा क्या है, जो न्यूक्लियस आपके पास है एच ए है, वो ई ए को अट्रैक्ट कर रहा था, अब भी करेगा। एच बी ई बी को अट्रैक्ट कर रहा था, अब भी करेगा। लेकिन अब क्या होगा, जो एच ए है वो ई बी के इलेक्ट्रॉन को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट करेंगे ही। इसी तरह से जो एच बी है वो किसको, वो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दोबारा समझें, जब दूर दूर थे तो सिर्फ ये दोनों फोर्स प्रेजेंट थे, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स वहाँ पे कोई था ही नहीं। जब दोनों नज़दीक आ रहे हैं तो वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स आपके रेज कर जाते हैं।
तो ये दोनों तो आपके पास पहले थे, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और उसके इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ बी उसके इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब न्यूक्लियस ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ बी के इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस तो बी है, वो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर। उसके अलावा ये तो थे अट्रैक्टिव फोर्स। अब रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से रहेंगे? जो रिपल्सिव फोर्स हैं वो कौन कौन से रहेंगे? तो रिपल्सिव फोर्स बेटा सेम चार्ज जब होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑफ ए और इलेक्ट्रॉन ऑफ बी में क्या रहेंगे? आपके रिपल्सिव फोर्स रहेंगे। उसके अलावा जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है जी, कर रहे हैं रिपेल, यानी कि ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हैं और ये रिपल्सिव फोर्स भी हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड किसका रहेगा? तो ये कब हुआ? जब दूर दूर थे तो कुछ नहीं था बेटा, लेकिन जब नज़दीक आ रहे हैं, दर कमिंग क्लोजर, तो वहाँ पे एनर्जी भी आपकी क्या होगी? लॉस होती जाएगी। बिकॉज जब दोनों एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। क्या है बेटा? अट्रैक्टिव फोर्स भी है, रिपल्सिव फोर्स भी है। तो अट्रैक्ट होगा, एनर्जी आएगी आपको, मतलब वहाँ पे फोर्सेस कम ज़्यादा हो रहे हैं तो एनर्जी वहाँ पे क्या होगी? लॉस होगी। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं एक दूसरे के, तो वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? एनर्जी आपकी लॉस होती जा रही है। तो ऐसे कर करके, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, ये आपके पास HA है, ये आपके पास HB है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ A है, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन ऑफ B है। कुछ इसी तरह से है, ये आपके पास डॉट से दिखाया गया है ऐसे बेटा। डॉट का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है आपके। ठीक है, ओल्ड अट्रैक्टिव फोर्स है ये। कौन से? ओल्ड, जब पहले थे। अब नए अट्रैक्टिव फोर्स कौन कौन से आ गए? ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये कौन से? अब इसको डायग्रामिकली दिखा रहा हूँ, पिक्चोरिकली आपको दिखा रहा हूँ। जो डॉट वाले हैं, जो मैंने डॉट लाइन से बनाए हैं, ये आपके ओल्ड फोर्सेज हैं, ओल्ड फोर्सेज। ठीक है, और जो सॉलिड लाइन से बनाऊंगा वो आपके पास क्या रहेंगे? न्यू फोर्सेज रहेंगे। तो मैंने आपको पहले ये कौन से फोर्स दिखा दिए? ये आपके अट्रैक्टिव फोर्स हैं। कौन से? अट्रैक्टिव। ठीक है, इसी तरह से रिपल्सिव फोर्स भी हैं। कौन से हैं? रिपल्सिव फोर्स भी रहेंगे। तो रिपल्सिव फोर्स कौन कौन से रहेंगे आपके? वो भी इनके बीच में रहेंगे, HA के बीच में, HB के बीच में, दिस इज़ EA एंड दिस इज़ EB, इनके बीच में रहेंगे। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों के बीच में क्या रहेंगे? रिपल्सिव फोर्स। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स। मैंने पिक्टोरिकली आपको दिखा दिए। तो जब एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो फोर्स वहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो एनर्जी क्या होती रहेगी? वहाँ पे लॉस होती रहेगी। तो लॉस करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा बेटा, क्या आएगा? एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी? उसकी मिनिमम एनर्जी जहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड बन चुका है। ठीक है, तो कौन सा पॉइंट होगा? जहाँ पे मिनिमम एनर्जी आपकी अटेन हो जाएगी, यानी कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या करेंगे? दूसरे को बैलेंस करेंगे। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो वो आपके पास कौन सा रीजन है? पॉइंट रहेगा, मिनिमम एनर्जी का पॉइंट रहेगा। ठीक है जी, और उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन एटम क्या हो चुके हैं? एक दूसरे से बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है जी, तो उस टाइम पे जो दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस रहेगा, जो सेंटर ऑफ दोनों न्यूक्लियस हैं उनके सेंटर का जो डिस्टेंस रहेगा, सेंटर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, वो आपके पास क्या रहेगा? उसी को हम क्या बोल देंगे? बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बॉन्ड लेंथ बोल देंगे। क्लियर? और जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या बनेगा? आपके पास स्ट्रॉन्ग बनता है। समझे मेरी बात को? दोबारा समझें। तो उस टाइम पे जो डिस्टेंस रहेगा दोनों बीच में, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, दैट विल कॉल्ड बॉन्ड लेंथ, हम उसको बोल देंगे। और जितनी एनर्जी वहाँ पे क्या हुई है? रिलीज़ हुई है। मैंने आपको बोला नज़दीक आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस पॉइंट को अटेन करने तक जितनी एनर्जी वहाँ पे लॉस्ट हुई है, एनर्जी लॉस जो हुई है वहाँ पे, उसी को क्या बोल देंगे? हम उसको हम बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। तभी तो बोलते हैं बेटा कि जब बॉन्ड बनता है खुद से तो एनर्जी क्या होती है? वहाँ पे रिलीज़ होती है। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या रहेगी? बॉन्ड एनर्जी रहेगी। क्लियर? तो बेटा ये बॉन्ड एनर्जी है जो आपकी बॉन्ड बनते टाइम रिलीज़ हुई है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है कि H और H बॉन्ड बना तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई? इतनी, यानी कि यहाँ पे वैल्यू हम देखें तो 433 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी क्या हुई है? रिलीज़ हुई है। कब? जब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है। लेकिन एक बात और है बेटा, अगर आपको इस बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो भी आपको इतनी एनर्जी ही क्या करनी पड़ेगी?
प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है जी, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलेगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आप ऐसे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी ना उतना ही बॉन्ड क्या रहेगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और ये कब होगा, जब बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, कम रहेगी। बॉन्ड लेंथ उतनी क्या रहनी चाहिए, कम। बिकॉज बॉन्ड लेंथ कम है तो मतलब ओवरलैपिंग आपकी बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, मतलब एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा रिलीज़ होगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ज़्यादा क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, उतना ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही क्या रहेगा, बॉन्ड स्टेबल रहेगा। और बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ अपोजिट होती है किसके, बॉन्ड एनर्जी के या फिर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग के। ठीक है, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी वहाँ पे, कम रहेगी। क्लियर। तो ये आपके पास था क्या बेटा, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन की फॉर्मेशन। तो इस तरह से मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास बन जाता है हाइड्रोजन का, कि न्यूक्लियस में नज़दीक आएंगे, आपस में ओवरलैपिंग होती रहेगी आपकी। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एनर्जी दोनों क्या हो जाएगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी। तो उसी पॉइंट को क्या बोल देंगे कि वहाँ पे बॉन्ड बन चुका है। यहाँ पे आपके ग्राफ के थ्रू दिखाया गया बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपकी कुछ इस तरह से दी गई है। मैं दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे, दिस इज़ द डिस्टेंस, दिस इज़ द डिस्टेंस। ये आपके पास कुछ, चलो इस बड़ा बनाता हूँ थोड़ा सा उसको। ये आपके पास इस तरह से एक डायग्राम बनाया गया है, दिस इज़ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है जी। और इस लाइन में दी गई है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या रही है, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ होगा डिस्टेंस क्या होगा बेटे, ज़्यादा होगा। यहाँ से आओगे अपोजिट आओगे तो डिस्टेंस आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये आपके पास एक पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी क्या है, ज़ीरो है। क्या है, एनर्जी ज़ीरो है। तो ये आपका कब है बेटा, जब दो एटम, देखो इस तरह से दिखाया गया, दो एटम दूसरे से दूर हैं तो उन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों की ज़ीरो है, कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब एक दूसरे के नज़दीक आना स्टार्ट होंगे, यानी कि ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे मैं उल्टा ग्राफ बनाऊंगा बेटा, याद रखना। इस यहाँ से यहाँ आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ वापस आओगे तो डिस्टेंस कम होगा। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस से मैं चल रहा हूँ। अब इस साइड आऊँगा तो डिस्टेंस मैं कम करूँगा, याद रखना। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा तो आप देख रहे हो एनर्जी क्या कर रही है बेटा, नीचे की तरफ, यानी कि एनर्जी आपकी डिक्रीज़ कर रही है। क्यों, बिकॉज एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ हुई थी ना। तो किसी भी चीज़ की एनर्जी रिलीज़ होगी तो एनर्जी क्या करेगी, सिस्टम की डिक्रीज़ करेगी। ए था उसके पास 100 थी, अब बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी निकल रही है, तो 80 होगी, 60 होगी, तो एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं बेटा, डिस्टेंस कम हो रहा है तो एनर्जी क्या होती है, देखो कम होती जा रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्या हो जाएगी, मिनिमम। ये पॉइंट आपकी कौन सी चीज़ रहेगी, ये आपकी रहेगी कि एटम आपके बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रहेगी। उसके बाद आपका बॉन्ड बन चुका है, अगर आप उसके बाद एटम को और ज़्यादा नज़दीक लेकर जा रहे हो तो आपको खुद से अब एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उस सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उस केस में एनर्जी क्या कर रही है आपके, देखो इंक्रीज़ कर रही है। क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। समझे मेरी बात को, दोबारा देख लो बेटा कि जैसे जैसे आप दो एटम्स को नज़दीक लेकर आते जा रहे हो तो उनकी एनर्जी क्या कर रही है, रेगुलरली डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। अब इससे कम एनर्जी नहीं हो रही है, तो ये आपकी कौन सी स्टेट है कि बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब बॉन्ड बनने के बाद भी आप एटम को नज़दीक लेके आते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्या रहेगा वहाँ पे, ज़्यादा। तो आप खुद लगाओ कि अगर दो एटम है यहाँ से यहाँ, अगर उनके बीच में आप फोर्स बैलेंस है तो खुद से है। अगर आप उसको नज़दीक लेके जाओगे तो आपको उसको रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए खुद से जोर लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा ना। वही केस यहाँ पे है कि अब उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन अगर आप फिर भी उनको नज़दीक लेके जाना चाहते हो तो आपको खुद से जोर लगाना पड़ेगा, मतलब खुद से एनर्जी आपको उसको प्रोवाइड करने की। तो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज़ करेगी। क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्लियर। तो ये आपका ग्राफ था। ठीक है, अब बात आती है कि आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो एक छोटी सी बात आती है यहाँ पे कि हीलियम 2 क्यों नहीं बनता, हीलियम 2 क्यों नहीं बना। तो हीलियम 2 के लिए सीधा सा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स थे और रिपल्सिव फोर्स उसके बीच में भी होंगे, हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में और दूसरे हीलियम के न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ उनके अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो उस केस में, इस केस में क्या था आपके पास, जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो ज़्यादा था,
इसलिए बॉन्ड बन गया नज़दीक आके। लेकिन उस केस में क्या रहेगा, हीलियम वाले केस में जो रिपल्सिव फोर्स है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेंगे किससे, अट्रैक्टिव फोर्स से। इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स से रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा रहेगा तो एटम एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएगा तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसलिए He2 का मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं बनता है। क्लियर। तो अब इसके बाद करते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट को अच्छे से और ज़्यादा क्लियर करते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप कब करेगा। बेटा दो कंडीशन होती हैं इसके लिए, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जो वही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैन पार्टिसिपेट, कि जो आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं वही आपके क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि 1s1 हाइड्रोजन था ना, 1s1 ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 1s1 हाइड्रोजन का, यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसके क्या हो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो वही पार्टिसिपेट करेगा। सेकंड, जो उनकी स्पिन है, अब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे ना तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फील्ड है, दूसरा क्या है, दूसरा भी हाफ फील्ड है, तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, ऐसे अपोजिट होनी चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो ये बातें दोनों बेटा आपकी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो और उनकी स्पिन क्या हो, अपोजिट हो, तभी क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल आपके ओवरलैप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो उससे अलावा जो मैंने पीछे से डिस्कस की वो भी लिख देता हूँ कंडीशन यहाँ पे कि जब ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हो जाएगी तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा, बॉन्ड आपका स्टेबल रहेगा। और जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतनी ज़्यादा क्या होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी। क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है बेटा। और जो ओवरलैपिंग है वो किसके अपोजिट है, बॉन्ड लेंथ के। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है उतनी कम क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। तो तीन बातें जो आपको लर्न करनी है कि ओवरलैपिंग के लिए ऑर्बिटल आपके हाफ फील्ड होने चाहिए और स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। क्लियर। अब हम करते हैं कि ऑर्बिटल कितनी तरह के होते हैं, मतलब टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक कितनी तरह की ओवरलैपिंग होती है। हमें पता लगा कंडीशन क्या है, हाफ फील्ड हो और स्पिन क्या हो, अपोजिट हो। तो कितनी तरह की ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है बेटा, 2 टाइप ऑफ ओवरलैपिंग रहेगी आपकी। एक तो रहेगी एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। सेकंड रहेगी आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक्सियल को हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं। ठीक है। और इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, ओके। हाँ, इसको हम पैरेलल ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब एक्सियल क्या होती है, साइड वाइज क्या होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा। लेकिन उससे आपको पहले बताओ कि ऑर्बिटल की शेप किस किस तरह की हुआ करती है। तो बेटा हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि एस ऑर्बिटल है, जो एस ऑर्बिटल, उसकी जो शेप होती है स्फेरिकल। किस तरह की, स्फेरिकल। ठीक है। दूसरा जो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल, उसकी शेप किस तरह की होती है, उसकी शेप होती है ऐसे डम्बल टाइप। ठीक है, डम्बल टाइप आपकी क्या होती है, शेप हुआ करती है। क्लियर। दूसरी बात जो वहाँ पे मैंने नहीं बताई आपको कि बेटा यहाँ पे देखोगे आप, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है, इस तरह से चलता है बेटा, वेव के करेक्टर होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोलते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, ओवर पॉजिटिव नेगेटिव लोब्स भी हुआ करती हैं। तो जो ये रोब रहेगी ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर। और जो ये स्फेरिकल शेप है, इसके ऊपर आप कोई चार्ज नहीं दिखा सकते, बिकॉज स्फेयर क्या होता है, इसके ऊपर चार्ज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे चार्ज की है। क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की। चार्ज आपका एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, इसकी शेप किस तरह के, डम्बल की। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। क्लियर बेटा। तो ये था आपके ऑर्बिटल्स। अब ये ओवरलैप किस किस तरह के हैं, एक बात और याद रखना, अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गई है तो ओवरलैपिंग कब होगी आपकी, जब पॉजिटिव पोल से पॉजिटिव पोल ही क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। किस तरह से करेगा मैं आपको दिखाता हूँ बेटा। देखो पहले बात करता हूँ किसकी, एक्सियल ओवरलैपिंग की, कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होती है। एक्सिस मतलब जब अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो क्या करेंगे आपके,
क्या करेंगे बेटा, वहाँ पे ओवरलैप करेंगे। तो जब भी बेटा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, एक बात रखना, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। और जब आपके पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो वहाँ पे बॉन्ड बनेगा हमेशा पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। क्लियर। लेकिन हमेशा नहीं बनेगा, कब बनेगा वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर साइड वाइज में आपका सिग्मा भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, लेकिन इसके अंदर हमेशा आपका सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन बात रखना बेटा, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी वहाँ पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो एक्सियल को हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ से। एक्सियल ओवरलैपिंग कब कब होती है, एक्सियल ओवरलैपिंग क्या कब कब होगी, कौन कौन सा बॉन्ड वहाँ पे बनेगा, किस ऑर्बिटल के बीच में होगी। तो एक्सियल की बात करते हैं, तो सपोज ये है आपका 1s, ये भी आपका कोई s ऑर्बिटल है, s 1s मैंने बोल दिया। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, देखो इस तरह से होगी। ये कौन सा रिलेशन रहेगा जिनका, जहाँ पे बॉन्ड बन चुका है। तो ये आपके पास क्या है, साइड वाइज ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल है। और ये ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, s और s ऑर्बिटल हैं आपके, क्या है, s और s ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो मैं आपको ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग सिखा रहा हूँ किस किस तरह से होगी। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। हमेशा जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज़, जब आपका S और P ऑर्बिटल अगर कंबाइन करा तो किस तरह से करेगा, हमेशा ये S है, ठीक है, और ये P। तो यही हो गया बेटा इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, दोनों दूसरे के नज़दीक आए हैं। उस टाइम की बात है ये, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये क्या कर सकते हैं, आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। और ओवरलैपिंग किस तरह से दिखाओगे आप इसकी, दिस इज़ S ऑर्बिटल एंड दिस इज़ P ऑर्बिटल। ये जो पोर्शन है कौन सा पोर्शन का, ओवरलैपिंग का पोर्शन है। इसको हम बोलते हैं, इसको बोलता है SS ओवरलैप, इसको बोलेंगे SP ओवरलैप। तो इस तरह से S और P के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। क्लियर बेटा। थर्ड केस, जब P और P क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। जब दो P ऑर्बिटल आते हैं, दिस इज P, दिस इज P, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। मैं आपको बताया ना कि दोनों क्या रहेंगे, जब भी पोल्स की बात करनी है, पोल्स दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वो ओवरलैप कर पाएंगे। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग किस तरह से होगी बेटा, जिस तरह से, ठीक है। तो ये कौन सा पोर्शन आ गया इनका, ओवरलैपिंग पोर्शन, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इसको हम बोलते हैं PP ओवरलैप, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसा केस होगा, इस तरह से S ओवरलैप करेंगे, S और P करेंगे, P और P करेंगे, तो इस ओवरलैप को हम क्या बोल देते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। देखो बेटा, ये इनकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना, इसके अलोंग ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए ओवरलैपिंग को क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हम इसको बोलते हैं। क्लियर। तो जब भी इस तरह से आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमेशा वहाँ पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कौन से बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। सेकंड, साइड वाइज ओवरलैपिंग देखते हैं क्या होती है, किस तरह से होती है। तो साइड वाइज ओवरलैप देखोगे जब भी, अब ये S है, ये S है, क्या इनकी कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है, नहीं हो सकती बेटा, बिकॉज स्फीयर की कोई साइड है ही नहीं। स्फीयर तो हर तरह से क्या है, सेम है, सिमेट्रिकल उसकी तो शेप है। तो यहाँ पे कभी भी S और S की है जो, वो ओवरलैपिंग साइड वाइज नहीं होगी, ठीक है। और मैंने आपको बोला है कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और जब भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब यहाँ पे S और S की तो कभी साइड वाइज ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी दो S और S ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो वहाँ पे हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मतलब S और S ओवरलैपिंग जहाँ पे होगी वो हमेशा क्या होगी, वो आपकी एक्सियल ही होगी, और हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड करेगा बेटा, इसको याद रखना हमेशा। क्लियर। तो अब P की बात करते हैं कि ये आपका फर्स्ट P है, ये आपका सेकंड P ऑर्बिटल है, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरह से होगी बेटा, जब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो किस तरह से दिखाएंगे इसको, इस तरह को दिखाएंगे इस तरह से, दिस इज P,
इस तरह से। ये देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, अपनी लोब के अलोंग इन्होंने क्या किया, ओवरलैपिंग की। तो इसको बोल देते हैं क्या, पी पी ओवरलैपिंग, और कौन सी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो इस तरह से जब भी बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे हमेशा पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। और इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, बिकॉज ये चार्ज डेंसिटी है, देखो अब दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड बन गया ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बेटा, इन दोनों के बीच में है ना। तो ये इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड के अबव भी है और बॉन्ड के नीचे भी है। ये भी डेंसिटी है, ये भी चार्ज डेंसिटी है। क्लियर। बिकॉज जब ऊपर वाले ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में आएंगे, तो जहाँ पे ओवरऑल ओवरलैपिंग का एरिया है, इलेक्ट्रॉन तो आपको वहीं पे मिलेंगे ना बेटा, तो इसलिए चार्ज डेंसिटी यहाँ भी रहेगी और चार्ज डेंसिटी यहाँ भी रहेगी। तो इस तरह से इसको हम शो करते हैं। क्लियर। तो आई होप अब आपको क्लियर है बेटा कि कैसे होगी। क्लियर, ठीक है बेटा। तो अब इसके एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको करके कि किस किस तरह से ये ओवरलैप करेंगे। तो फर्स्टली आप इसको देखो, आज ज़्यादा नहीं करवाऊँगा, मैंने आपको बता दिया कि साइड वाइज ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरह होगी। जब भी एक्सियल होगी वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब भी आपकी साइड वाइज ओवरलैप होगी वहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर। और एक बात याद रखना बेटा कि एस और एस ओवरलैपिंग है जो, वो ज़्यादा होती है किससे, पी पी ओवरलैपिंग से, पी पी ओवरलैपिंग से। या फिर बीच में डालें, इसको लिख सकते हैं एस और एस ओवरलैपिंग हमेशा किससे ज़्यादा रहेगी, एस और पी से, और ये किससे ज़्यादा रहेगी, पी और पी से। आप देख सकते हो ये एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ सकते हैं, ओवरलैपिंग यहाँ पे ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है बेटा, एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज ये आ सकते हैं। लेकिन इस केस में देखोगे, इस केस में तो सिर्फ इतना सा पोर्शन आपका नज़दीक आ पाएगा, देखो। और जब पीपी की बात करोगे तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही पोर्शन का एक दूसरे से दूर रहेंगे, बिकॉज इनकी शेप ही इस तरह की है। ठीक है। तो जब भी एसएस ओवरलैपिंग होगी वो हमेशा ज़्यादा रहेगी किससे, एसपी से, और किससे, पीपी से। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो बॉन्ड भी क्या रहेगा यहाँ पे, एसएस ओवरलैपिंग से जब भी बॉन्ड बनेगा वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा एज कम्पेयर टू एसपी और एज कम्पेयर टू पीपी। तो यानी कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा किससे, पाई बॉन्ड से, बिकॉज ये बना है एसएस ओवरलैपिंग से, जो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, पीपी ओवरलैपिंग से। क्लियर, ठीक है बेटा। तो अब मैं कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको करके, उसके बाद कल हम इसको और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। किसका, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक जब हम करेंगे तब मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है। अभी आपके पास एग्जाम्पल है जैसे कि दिखाया गया, मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊँगा अभी भी। ठीक है बेटा। एसएस ओवरलैपिंग का मैं आपको करवा चुका, दिस इज़ द एस एस ओवरलैपिंग, इसको हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मान सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास एस एस ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल था। अगर मैं दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल किसका, एस पी ओवरलैपिंग का, किसका, एस पी का, तो उसका मैं ले सकता हूँ एच एफ का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। अब कैसे करेंगे ये देखो, हाइड्रोजन है बेटा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो यानी कि इसके ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s। फ्लोरीन की क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p5। और जब भी बॉन्डिंग की बात करें हम किसकी बात करेंगे, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। तो 2s2 तो फील्ड है बेटा, तो खाली कौन है, 2p 2p 2p, ये खाली है। यानी कि हमें पता है ओवरलैपिंग के लिए क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। तो मैंने इसकी स्पिन क्या ले लिया, ऐसे अपोजिट ले सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे आपस में, अब ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे, इसका 1s है और इसका ये। अब किस तरह से करेंगे, ये 1s है तो s की शेप कुछ इस तरह की होगी, ये कौन सा है p, तो इसकी शेप किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, विद पॉजिटिव विद नेगेटिव। इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी किस तरह से। अब कौन सी ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग ही हो पाएगी, बिकॉज सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं सपोज, तो किस तरह से होगी, देखो इस तरह से, ये सेंटर से ऐसे करेगा तो ये कोई ओवरलैपिंग हुई बेटा, नहीं। तो हमेशा यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, कौन सी, एक्सियल। तो इस तरह से यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, इसी को बोलते हैं एस पी ओवरलैपिंग। क्लियर। इसी तरह आपकी पीपी एग्जांपल कर सकते हो, पीपी में क्या लोगे आप, फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले लो। F2 का एग्जांपल ले सकते हैं वहाँ पे, इसका भी 2p5 आ जाएगा, ऐसे इसका 2p5 आ जाएगा, दोनों आपस में कंबाइन करके दिखा दो। तो उस तरह में बेटा क्या रहेगा आपके पास, ये दोनों कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे, ये इसको क्या बोल देंगे, PP
ओवरलैपिंग इसको बोल देंगे। क्लियर। अब सेकेंड थिंग आपको सीखनी है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आप सीखोगे। ठीक है। तो बेटा याद रखना, जब भी एक एटम, अब मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बनते हैं, तो सबसे पहले आपके पास सिग्मा बॉन्ड बना करता है, आफ्टर दैट पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है। जब भी कोई भी एक एटम है बेटा, जब भी कोई एक एटम है वो किसी दूसरे एटम से फर्स्ट बॉन्ड जब बनाएगा ना तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनाएगा उस एटम से तो वो कौन से होंगे, पाई होंगे। यानी कि सपोज सिंगल बॉन्ड एक बना है तो हमेशा कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में डबल बॉन्ड है तो मतलब क्या है कि फर्स्ट बॉन्ड तो सिग्मा बनेगा और सेकंड क्या बनेगा, हमेशा पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड क्या बनेगा, एक बार फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और उसके बाद जितने भी बॉन्ड रहेंगे वो कौन से होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। क्लियर बेटा। तो O2 एग्जाम्पल लेते हैं, चलो O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 2p4 सॉरी। तो क्या रहेंगे, देखो इस तरह से रहेंगे टोटल। मैं 2s2 को ड्रॉ करूँगा, दिस इज 2s2, दिस इज 2p4। तो एक टोटल ये एम्प्टी है, एक इसका ये एम्प्टी है। सेकंड के लिए ड्रॉ करता हूँ अगेन 2s2, स्पिन मैंने अपोजिट ले ली इनकी। अब क्या होगा, पहले ये दोनों ऑटल कंबाइन करेंगे आपस में। ठीक है। पहले ये दोनों ऑटल क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अब किस तरह से होंगे बेटा, किस तरह से कंबाइन करेंगे, देखो इसके दो और इसके दो ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। क्लियर। और यहाँ पे जो फर्स्ट बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, और सेकंड बनेगा वो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, पाई बॉन्ड कैसे बना, वो मैं आपको कल समझाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक के अंदर। जब हम उसको डिस्कस करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना और पाई बॉन्ड कैसे बना। यहाँ पे सिर्फ आप समझो कि ओवरलैपिंग। सबसे पहले अपना टॉपिक जा दो, कौन सा टॉपिक था हमारा पहले बेटे, डाइपोल मोमेंट। उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। फिर देखो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, कितने तरह की ओवरलैपिंग है, किस किस के बीच में हो सकती है, सिर्फ वो स्टडी करो। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा ओवरलैपिंग से, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा मैं आपको कल सिखाऊंगा। टिल देन कंप्लीट योर सिलेबस एंड सबमिट टू मी।